नमस्कार, न्यूज हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। अगले 1 घंटे हम आपके सामने देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरें 1 मिनट के भीतर रखेंगे। और नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। आइए करते हैं धुआंधार अंदाज के साथ न्यूज हेडक्वार्टर की शुरुआत। रख देते हैं पहली खबर आपके सामने। आज आदमपुर एयरबेस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को क्लियर मैसेज दिया। 2 टूक कहा, हम आतंकी सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखते। बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर आज की नीति और नियत है। भारत को आंख दिखाओगे तो मिट्टी में मिल जाओगे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर भारत का न्यू नॉर्मल है। हिंद की सेना का शौर्य, हिंद की सेना का पराक्रम, हिंद की सेना का जज्बा, हिंद की सेना का अदम्य साहस। जब कर्तव्य की वेदी पर चढ़ा तो भारत ने पाकिस्तान को धूल चटा दी, पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा। आदमपुर एयरबेस से प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। आपने उन्हें सामने से हमला करके मारा। आपने आतंक के तमाम बड़े अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। पीएम मोदी बोल रहे थे, वायुवीर सुन रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर से भारत का मस्तक कितना ऊंचा हुआ, दुनिया को भारत की कैसी ताकत पता चले, इसका व्याख्यान भी पीएम ने किया। ऑपरेशन सिंदूर कोई सामान्य सैन्य अभियान नहीं। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का श्रेय प्रधानमंत्री ने भारतीय सेना के तीनों अंगों को दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी। दुश्मन से निपटने के लिए भारत ने 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पीएम ने पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर हमला किया तो भारत अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय और हर हिमाकत का जवाब देगा। भारत माता की। आदमपुर एयरबेस से पीएम मोदी बोल रहे थे, वायुवीर सुन रहे थे, जवानों का जोश हाई था। भारत पर आतंकी हमला हुआ, हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर जवाब देंगे। मैसेज एकदम क्लियर है। पाकिस्तान ने अगर कोई हिमाकत की तो उसे ऐसी सजा मिलेगी जिसे पाकिस्तान की पुश्तें याद रखेंगे। अब फिर कोई टेरर अटैक हुआ तो भारत जवाब देगा, पक्का जवाब देगा। आपकी स्पीड और प्रिसीजन इस लेवल की थी कि दुश्मन हक्का बक्का रह गया। पीएम ने यह भी कहा कि नए भारत की ताकत, नए भारत का शौर्य, नए भारत का प्रण दुश्मन को करारा जवाब है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचे तो वहां पर उन्होंने बहुत कुछ कहा। यहां प्रधानमंत्री ने सेना के जवानों से मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया और ये वही एयरबेस है जिसे नुकसान पहुंचाने का फर्जी दावा पाकिस्तानियों ने किया था। माता की सेना के अदम्य साहस को सलाम करने, सेना के विराट हौसले का सजदा करने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंचे तो फिजाएं भारत माता के जयकारों से गूंज उठी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे जवानों से मिले, जवानों का कंधा थपथपाया, जवानों का हौसला बढ़ाया। जवानों के बीच पहुंचकर पीएम ने दुनिया को मैसेज दिया कि भारतीय सेना का शौर्य, साहस और वीरता दुश्मन को नेस्तनाबूद करने की ताकत रखती है। पीएम को अपने बीच देखकर जवानों का जोश भी हाई था। वंदे मातरम की गूंज से फिजाएं गूंज रही थीं, हिंद की सेना के पराक्रम का परिचय दे रही थीं। पंजाब के जिस आदमपुर एयरबेस पर पीएम पहुंचे, जवानों से मिले, ये वही एयरबेस है जिसे पाकिस्तान ने ध्वस्त करने का प्रोपेगेंडा फैलाया था। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहला मौका था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे जवानों से मिले। इस मुलाकात में एक और खास बात थी। ये खास बात क्या थी वो आपको बता देते हैं। सुबह जब पीएम मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंचे तो पीएम के पीछे एक फाइटर जेट की तस्वीर दिखी जिस पर कुछ ऐसा लिखा था जो भारतीय सेना के बुलंद हौसले की गवाही देता है। भारत माता
भारत माता की। आदमपुर एयरबेस पर पीएम मोदी मौजूद थे। जवानों का जोश हाई था। पीएम मोदी ने हिंद के बहादुर जवानों से बातचीत की। भारतीय वायुसेना के जवानों ने पीएम को मौजूदा हालात के बारे में जानकारी दी। दौरे की कई तस्वीरें सामने आई। एक तस्वीर ऐसी थी जिसे देखकर दुश्मन का हलक सूख जाए। प्रधानमंत्री एयरबेस पर खड़े थे। उनके ठीक पीछे भारतीय लड़ाकू विमान की तस्वीर दिखाई दे रही थी। फाइटर जेट पर लिखा था, क्यों दुश्मनों के पायलट ठीक से सो नहीं पाते। अपने दौरे से जुड़ी कुछ तस्वीरें पीएम मोदी ने एक्स पर साझा की। पीएम ने लिखा, आज सुबह मैं वायुसेना स्टेशन आदमपुर गया और हमारे बहादुर वायु योद्धाओं और सैनिकों से मिला। साहस, दृढ़ संकल्प और निडरता के प्रतीक लोगों के साथ रहना एक बहुत ही विशेष अनुभव था। भारत हमारे सशस्त्र बलों के प्रति हमेशा आभारी है, जो हमारे देश के लिए वो सब कुछ करते हैं। तो पाकिस्तान के नाकाम हमलों का भारत ने बहुत करारा जवाब दिया। पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर धोया और भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य से डरे पाकिस्तान ने सीज फायर कर दिया। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ढिंढोरा पीटते हुए यह कहा था कि उन्होंने भारत पाकिस्तान को कहा कि रुक जाओ, नहीं तो व्यापार नहीं करेंगे। लेकिन हकीकत क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। दुनिया जानती है कि भारतीय सेना के पराक्रम का ट्रेलर देखकर पाकिस्तान ने हथियार डाले। नाकाम हमले की कोशिशों को भारत ने करारा जवाब दिया। भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने खुद फोन करके सीज फायर की गुजारिश की, लेकिन अमेरिका बार बार इस मसले में कूदकर क्रेडिट ले रहा है। I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ढिंढोरा पीट रहे हैं कि उन्होंने दोनों देशों के साथ व्यापार में कटौती की धमकी देकर नई दिल्ली और इस्लामाबाद पर संघर्ष समाप्त करने का दबाव बनाया था। इधर भारत साफ कर चुका है कि पाकिस्तान के साथ सीज फायर कराने में किसी तीसरे देश का हस्तक्षेप नहीं था। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के ऐलान के बाद अमेरिका हर दिन अपना स्टैंड बदल रहा है। जहां अमेरिका कभी कुछ कहता है, कभी कुछ और कहता है। हर दिन अमेरिका का स्टैंड कैसे बदलता रहा है, चलिए जरा समझने की कोशिश करते हैं। 30 अप्रैल मार्को रूबियो विदेश मंत्री अमेरिका के दोनों पक्ष तनाव बढ़ाने से बचें, ये उन्होंने कहा। अब 7 मई देखिए, भारत के स्ट्राइक के बाद ट्रंप ने कहा, उम्मीद है ये जल्द खत्म होगा। 8 मई को जेडी वेंस यूएस के उपराष्ट्रपति, अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच हमारा कोई काम नहीं है। जबकि 8 मई को ही मार्को रूबियो, यूएस के जो विदेश मंत्री हैं, बातचीत के रास्ते से तनाव घटाने की अपील करते हुए नजर आए। 10 मई को डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट पर युद्ध विराम की घोषणा कर दी। और 10 मई को मार्को रूबियो, यूएस विदेश मंत्री, मैंने और उपराष्ट्रपति वेंस ने रात भर बातचीत की है, ये कहा। और ये कहने के बाद 12 मई को डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा वो आपको बताते हैं। मैंने 2 देशों को न्यूक्लियर वॉर से बचा लिया है। उन्होंने कहा कि युद्ध रोक दो, नहीं तो कोई व्यापार नहीं होगा। जबकि भारत ने साफ तौर पर खंडन कर दिया है। अब बड़बोलापन कहिए या दुनिया के सामने सब कुछ, भारत का अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। और यही बात है कि भारत जो है अभी भी अपने स्टैंड पर कायम है, उसने बयान नहीं बदले। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना ने अदम्य साहस का परिचय दिया और पाकिस्तान को घुटने पर लाने में सिर्फ 3 दिन का वक्त लगा। आज पूरा देश भारतीय सेना को गर्व से सलाम करता है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर हरियाणा में तिरंगा यात्रा भी निकाली गई। भारत की शान है तिरंगा, भारत की जान है तिरंगा, भारत का मान है तिरंगा। पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने जिस अदम्य साहस का परिचय दिया, पूरा देश भारतीय जवानों को सलाम कर रहा है। इस मौके पर मंगलवार को पंचकुला में बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली। सैकड़ों की संख्या में लोग इस तिरंगा यात्रा का हिस्सा बने। हाथों में तिरंगा और जुबां पर भारत माता की जयकार। पंचकुला के सेक्टर 5 से इस तिरंगा यात्रा का आगाज हुआ। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती गई, कारवां भी बढ़ता चला गया। इस यात्रा में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी हिस्सा लिया। मैं अपने जवानों की वीरता और साहस को नमन करता हूं। मोदी की विदेश कूटनीति का नतीजा है आज दुनिया भर में पाकिस्तान बेनकाब हो चुका है।
और भारतीय सेना ने अपने शौर्य से पूरी दुनिया को अपनी ताकत का परिचय भी दे दिया है। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना अपने शौर्य का भली भांति परिचय दे चुकी है। अब पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी की सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। आप भी इस रिपोर्ट में देखिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये पाकिस्तान की तबाही के पुख्ता सबूत हैं। ये तस्वीरें पाकिस्तान की बर्बादी की दास्तां बयां कर रही हैं। भारतीय सेना ने कैसे पाकिस्तान के एयरबेस को तबाह कर दिया, ये उसकी सैटेलाइट तस्वीरें हैं। पाकिस्तान की तबाही की ये बिल्कुल नई तस्वीरें हैं। कैसे पाक एयरबेस तबाह हुआ, एक एक कर आपको बताते हैं। जैकोबाबाद एयरबेस हैंगर तबाह। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि जैकोबाबाद एयरबेस कैसे तबाही की दास्तां बयां कर रहा है। बुलारी एयरबेस हैंगर तबाह। इस एयरबेस को तबाह कर भारतीय सेना अदम्य साहस का परिचय देती नजर आई और पाकिस्तान को उसकी औकात बता दी। सरगोधा एयरबेस रमे पर तबाही। रहीम यार खान बेस तबाह। एयर स्ट्रिप पर बना गड्ढा इस बात का सबूत है कि कैसे पाकिस्तान का एयरबेस बर्बाद हुआ। चकलाला एयरबेस तबाह। सुकूर एयरबेस हैंगर तबाह। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान ने ज्यादा तबाही ना होने की बात कही थी, लेकिन ये तस्वीरें पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश कर रही हैं। पाकिस्तान को अब तक ये जरूर पता चल गया है कि उसने भारत को छेड़कर एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत बड़ी आफत मोल ले ली है। जिस देश में पहले से ही आर्थिक हालत खस्ता हो, भारतीय सेना ने अपने मजबूत आक्रमण से पाकिस्तान में तबाही मचा दी है। अब आपको बता देते हैं कि कैसे भारत को छेड़ना पाकिस्तान के लिए भारी पड़ा और घातक साबित हुआ है। जी, पाकिस्तान को कितना पीछे ले गया ये जो कुछ भी चला, अब आंकड़ों के जरिए आपको हम बताते हैं डिटेल्स। भारत के जवाबी हमले में पाकिस्तान के 2 F-16 लड़ाकू विमान बर्बाद हो गए, जिनकी कीमत करीब 5,000 करोड़ रुपए होती है। यानी पाकिस्तान के 1,000 करोड़ रुपए अब खाक हो गए। और इसी तरह पाकिस्तान के 2 F-17 लड़ाकू विमानों को भी भारत ने मार गिराया, जिनकी कीमत 120 करोड़ के आसपास होती है। ये चीनी विमान है और कबाड़ के ही काम आते हैं, इसलिए इनकी कीमत भी भी होते कम है, सस्ते हैं। यानी पाकिस्तान ने अपने 240 करोड़ यहां पर भी गवा दिए हैं। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान के पंजाब में उसके एयरबॉर्न वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम यानी कि अवॉक्स से भी लेस प्लेन को जमींदोज कर दिया है, और जिसकी कीमत बताई जा रही है 5,845 करोड़ रुपए। और इन सभी को जोड़ दें तो पूरी कीमत कितनी बैठती है विकास? 7,085 करोड़ रुपए। यानी कि 7,085 करोड़ रुपए उसके तबाह हो गए। और इतनी ही रकम की मदद जो है IMF ने उसको दी है, और ये जो मदद है वो अब निश्चित रूप से इसकी इसी भरपाई में गुजर जाने वाली है। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच जारी टेंशन में फिलहाल एक विराम जरूर है, लेकिन पाकिस्तान को हो रहे आर्थिक नुकसान में कोई रुकावट नहीं है। कैसे नहीं है ये हम आपको बताया जा रहा है कि 3 दिनों तक चले संघर्ष में पाकिस्तान को करीब 33,952 करोड़ रुपए का खामियाजा उठाना पड़ा है, यानी कि नुकसान हुआ है। पाकिस्तान को IMF ने $2.4 बिलियन यानी कि 20,371 करोड़ रुपए का लोन दिया है। यानी पाकिस्तान को जितना लोन मिला उससे ज्यादा का नुकसान वो 3 दिनों के युद्ध में ही उठा चुका है। बिल्कुल, अब अंदाजा आपने लगा लिया होगा कि क्यों ये सब कुछ अब बैकफुट पर जाने को मजबूर हो गया पाकिस्तान। अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि आखिर 3 दिनों में ही पाकिस्तान को इतना नुकसान कैसे पहुंच गया। दरअसल अमेरिकी एनालिस्ट शहर खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक जानकारी साझा की है, जिसमें बताया गया है, क्या बताया गया है आशुतोष आपको बता। जी, पाकिस्तान को मिलिट्री ऑपरेशंस पर हर रोज 212 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यानी कि 2 अरब रुपए का नुकसान हर रोज हुआ है। इसी तरह ड्रोन और मिसाइल ऑपरेशंस पर 2546 करोड़ 2,546 करोड़ रुपए और शेयर मार्केट में 21 करोड़ रुपए ये उसके बर्बाद हुए हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा डिटेल्स पर चेक करेंगे, शायद और भी ज्यादा हुआ है। PSL के सस्पेंड होने से 85 करोड़ रुपए जो पाकिस्तान में क्रिकेट लीग चल रही थी, और एयर स्पेस बंद होने से करीब 170 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा पाकिस्तान को। ये नुकसान पाकिस्तान को ऐसे उठाना पड़ा कि उसकी फ्लाइट्स को ज्यादा घूम के जाना पड़ा, ज्यादा फ्यूल खर्च हुआ और ज्यादा फ्यूल विदेश से खरीदना पड़ा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। साउथ कश्मीर में कई जगह पहलगाम हमले में शामिल 3 आतंकियों के पोस्टर अब लगाए गए हैं। इनकी पहचान बताने वालों को 20 लाख रुपए का इनाम मिलेगा, और उनकी जो पहचान है वो भी गुप्त ही रहेगा। छब्बीस बेकसूरों का खून बहाने के जिम्मेदार दहशतगर्दों की तलाश तेज हो गई है। सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर में जगह जगह ये पोस्टर लगाए हैं।
इनमें पहलगाम के तीनों गुनहगारों आदिल हुसैन, अली भाई और हाशिम मूसा की तस्वीरें हैं। पोस्टर में लिखा गया कि इन आतंकियों ने इंसानियत की हत्या की है। पहलगाम के इन दोषियों को ढूंढने में हमारी मदद करें। सूचना देने वाले की पहचान को गुप्त रखा जाएगा और जो इनकी जानकारी देगा उसे 20 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। लोग इन पोस्टरों को देख रहे हैं और देखने के बाद फिर से पहलगाम में हुई उस कायराना हरकत का जिक्र कर रहे हैं। सुरक्षा बलों को उम्मीद है कि आज नहीं तो कल बिल में छुपे आतंकी धर दबोचे जाएंगे या फिर उनकी गोलियों का शिकार होकर अपने अंजाम तक पहुंचेंगे। तो भारत ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं कि आतंक और आतंकवाद के खिलाफ सेना को खुली छूट है। आतंकवादियों को चुन चुनकर रसातल में भेजने का सिलसिला भी जारी है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने फिर 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। आतंक के खिलाफ हिंदुस्तान काल है तो आतंकवादियों के खिलाफ भारतीय सेना महाकाल। पहलगाम हमले के बाद चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती है तो जगह जगह सर्च ऑपरेशन जारी है। इसी दौरान शोपियां में सुरक्षा बलों को 3 आतंकियों के छुपे होने की खबर मिली। मौके पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर शुरू हो गया। सेना की गोलीबारी में एक आतंकी तुरंत मारा गया, जबकि 2 घंटे चले सर्च ऑपरेशन और मुठभेड़ के बाद सेना ने बचे हुए 2 आतंकियों को भी मौत के घाट उतार दिया। मुठभेड़ में आतंकी शाहिद अहमद के मारे जाने की खबर है। वही शाहिद अहमद जिसके घर को पहलगाम हमले के बाद सेना ने तबाह कर दिया था। सभी आतंकी लश्कर तैयबा से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें, सोमवार शाम को पाकिस्तान के ड्रोन दिखाई दिए थे, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर को अंजाम दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही सेना ने घाटी से आतंकियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है। कई इलाकों में अलग अलग ऑपरेशन चल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 24 घंटे में 2 बार देश को संबोधित किया है। पाकिस्तान को पीएम मोदी के इस कड़े संदेश के बाद विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के झूठ का फिर से पर्दाफाश किया है और सीजफायर के बाद विदेश मंत्रालय की तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जी हां, पाकिस्तान कैसे घुटनों पर आया और कैसे उसने ही सीजफायर की पेशकश की थी, इसका सच भी विदेश मंत्रालय ने देश और दुनिया के सामने रखा। साथ ही अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता पर भी बड़ा खुलासा हुआ। 7 मई से 10 मई के सीज फायर तक भारत और अमेरिकी नेताओं के बीच सैन्य हालात पर चर्चा हुई, लेकिन व्यापार का जो शिगुफा अमेरिका ने छोड़ा वो निराधार है। There were conversations between Indian and US leaders on the evolving military situation. The issue of trade did not come up in any of these discussions. विदेश मंत्रालय ने यह भी क्लियर किया कि जम्मू कश्मीर पर तीसरे पक्ष का दखल भारत को हरगिज मंजूर नहीं है। जम्मू और कश्मीर से संबंधित किसी भी मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय तरीके से ही हल करना है। इस रीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारत के इस जवाब को जम्मू कश्मीर विवाद को सुलझाने के मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान से जोड़कर देखा जा रहा है। ट्रंप ने 11 मई को कहा था कि मैं दोनों देशों के साथ मिलकर ये देखने की कोशिश करूंगा कि क्या 1000 साल बाद कश्मीर मुद्दे का कोई हल निकाला जा सकता है। तीन आतंकियों को ढेर करने के साथ ही भारतीय सेना को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। जिस वक्त एनकाउंटर चल रहा था, शोपियां में मौके पर एनडीटीवी की टीम भी मौजूद थी। आपको ग्राउंड जीरो से मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट दिखाते हैं। अब तक की जानकारी के मुताबिक मुठभेड़ में 3 हार्डकोर आतंकवादी मारे गए हैं। दरअसल सुरक्षा बलों को सुबह जानकारी मिली थी कि इन जंगलों में 3 से 4 आतंकवादी छिपे हो सकते हैं। इसके बाद जो सर्च ऑपरेशन है वो शुरू किया गया। इसी दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। सुरक्षा बलों ने जवाबी फायरिंग की और काफ़ी देर तक जंगल के अंदर जो है वो फायरिंग चलती रही और इस फायरिंग में 3 हार्डकोर आतंकवादी मारे गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सीआरपीएफ की 14वीं बटालियन है उसके जवान यहाँ पर खड़े हुए हैं। इसके अलावा सेना के जवान और जेएंडके पुलिस के जवान भी इस पूरे ऑपरेशन में शामिल हैं। अब तक की जानकारी जो सूत्रों से मिली है, इन 3 आतंकवादियों में 2 आतंकवादी पाकिस्तानी
हो सकते हैं। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर कुछ भी कंफर्म नहीं है, लेकिन 2 आतंकवादी पाकिस्तानी हो सकते हैं। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर पर सियासत भी भरपूर हो रही है। आम आदमी पार्टी सीज फायर को मुद्दा बनाकर प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर है और पूछा जा रहा है कि भारतीय सेना के हाथ क्यों बांधे। पाकिस्तान से ऐसा क्या आश्वासन मिला जिसके बाद सीज फायर किया गया। आम आदमी पार्टी यह भी पूछ रही है कि आखिर ये सब क्यों हुआ। करारा जवाब बीजेपी की तरफ से भी आया है। ऑपरेशन सिंदूर का शौर्य, ऑपरेशन सिंदूर की ताकत दुश्मन ने देखी, लेकिन सियासत इसे अपने चश्मे से देख रही है। खासकर सीज फायर को मुद्दा बनाकर विरोधी मोदी सरकार पर विरोध की मिसाइलें दाग रहे हैं। मोर्चा आम आदमी पार्टी ने संभाला है। भारत की सेना के हाथ क्यों बांधे गए, इसको लेकर देश के लोगों के मन में बहुत सारे सवाल घुमड़ रहे हैं। ये तो प्रधानमंत्री जी को बताना पड़ेगा कि पाकिस्तान के किस आश्वासन पे, किन परिस्थितियों में उन्होंने भारतीय सेना के हाथ बांधे। सीज फायर के फैसले पर आम आदमी पार्टी की सियासी हंडी चढ़ी तो रिएक्शन बीजेपी की तरफ से भी आया। पूछा गया कि आप भारत के साथ हैं या पाकिस्तान के। मैसेज क्लियर है, कम से कम भारतीय सेना के शौर्य पर सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया जानती है कि सीज फायर के आगे पाकिस्तान का डर है। पाकिस्तान के नाकाम हमलों को भारत ने धूल चटाई है। पीएम मोदी ने अपने ऑपरेशन सिंदूर की सामरिक ताकत का भी जिक्र किया है, जिसमें दुश्मन के होश जरूर उड़ गए होंगे। जंग हथियारों के साथ साइबर सूचना और टेक्नोलॉजी से जीती जाती है। भारतीय सेना फ्यूचर वॉर के साथ साथ पूरी संसाधनों के साथ लैस है और भारत की जो टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान को हमेशा पस्त ही करेगी। इसकी भी थ्योरी देश को समझाई गई प्रधानमंत्री की तरफ से। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को नए भारत की ताकत दिखाई है। दुश्मन को भारत ने दिखा दिया कि अब ड्रोन वॉरफेयर के अलावा बियॉन्ड विजुअल कैपेबिलिटीज और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हिंद सेना की नई ताकत है, जिसके आगे पाकिस्तान की धज्जियां उड़ गई हैं। बॉर्डर पर तैनात हर सैनिक को जाता है, इस ऑपरेशन से जुड़े हर व्यक्ति को उसका श्रेय जाता है। देश के हर नागरिक को भारतीय होने पर गर्व है, गर्व होना भी चाहिए, क्योंकि दुश्मन की हर हमले को भारतीय सेना ने हौसले और नई तकनीक से मिट्टी में मिलाया है। पीएम ने कहा कि तकनीक के साथ जिम्मेदारी भी आती है। अगर पाकिस्तान ने फिर से आतंकी गतिविधि या सैन्य दुस्साहस दिखाया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के पीछे भारतीय सेना का संयम, सटीकता और तकनीक का सही इस्तेमाल रहा है। अब सीज फायर लागू होने के बाद कश्मीर में हालात सामान्य हो रहे हैं और देखिए, श्रीनगर और रियासी जैसे जिलों में तो स्कूल भी खुल गए। इन हंसते मुस्कुराते चेहरों को देखिए, चहलकदमी करते हुए अपनी कक्षा की ओर बढ़ते नौनिहाल। ये बच्चे स्कूल आकर बेहद खुश दिखे। पिछले कुछ दिनों में ये उन तस्वीरों के गवाह बने जिससे अब तक की जिंदगी में इनका सामना नहीं हुआ था। रातें अंधेरी थीं, आसमान पर बस ड्रोन की लाइटें चमकती दिख रही थीं और विस्फोट की आवाज दिल दहला देती थी। लेकिन अब जिंदगी पटरी पर लौट रही है तो हर कोई खुश है। जब तनाव बढ़ रहा था तो बेशक लोगों की जिंदगी पर खतरा था, साथ ही साथ बच्चों के माँ बाप उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर फिक्रमंद थे। दरअसल कुछ दिन बाद गर्मियों की छुट्टियां होने वाली हैं, ऐसे में इन कक्षाओं की काफी अहमियत है। सीज फायर के बाद लोगों को शांति के माहौल की उम्मीद है, लेकिन ये तभी संभव है जब पड़ोसी मुल्क अपनी नापाक हरकतों को लगाम में रखे, क्योंकि साल दर साल पाकिस्तान ने न जाने कितनी बार सीज फायर तोड़ा है। पाकिस्तानी सीमा से लगे राजस्थान के जैसलमेर शहर में भी अब जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। तनाव के बाद हालात तेजी के साथ सामान्य होते चले जा रहे हैं। सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही है। स्कूलों में बच्चे पढ़ाई के लिए पहुंचे। दुकानों और बाजारों की रौनक लौट आई। किसान भी ट्रैक्टर लेकर खेत की ओर जाते दिखे। यह तस्वीरें बयां कर रही हैं कि
कि पाक सीमा से लगे राजस्थान के जैसलमेर जिले में हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। आज जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूल्स भी खुल गए, लेकिन बच्चों की संख्या कम दिखी। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादातर छात्रों की परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं। सिचुएशन एकदम नॉर्मल है, स्कूल ओपन हो गए, स्टाफ पूरा आ चुका है। सभी जो भी डेली रूटीन के दिनचर्याज है वो पटरी पे आ चुकी है और अब माहौल सामान्य है। आज 7वां दिन है। डर तो नहीं लग रहा तुम्हें? नहीं। जम्मू कश्मीर की तुलना में राजस्थान से लगी सरहद पर अमूमन शांति रहती है। हालांकि हालिया तनाव के दौरान जैसलमेर की तस्वीर जुदा थी। जी हाँ, तो घाटी में हालात सामान्य होने लगे हैं। पाकिस्तान की गोलीबारी से प्रभावित इलाकों में नेताओं की आमद भी बढ़ने लगी है। देखिए, हम आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ये कुपवाड़ा में प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंच गए। लोगों से मुलाकात की, मदद का भरोसा दिया और क्या हुआ रिपोर्ट में देखिए। ऑपरेशन सिंदूर की बौखलाहट में पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों को टारगेट किया था। सरहद से सटे गांव में बम गिराए, घरों पर फायरिंग की, लेकिन भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान की अक्ल ठिकाने आई। अब सब शांत है। पाकिस्तान की गोलीबारी से प्रभावित इलाकों में नेताओं की आमद बढ़ गई। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने तंगधार का दौरा किया, जहां ये इलाका पाकिस्तानी गोलीबारी से प्रभावित हुआ था। जिंदगी पटरी पर लौट आई है। उमर अब्दुल्ला लाव लश्कर के साथ तंगधार के गांव में पहुंचे, लोगों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना, मदद का भरोसा दिया। मौके का मुआयना करने के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राहत और पुनर्वास कार्यों को तेजी से पूरा किया जाए, जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाई जाए। मुंबई को एक बार फिर से डराने और धमकाने की कोशिश हुई है। डिजास्टर मैनेजमेंट कंट्रोल रूम को धमकी भरा ईमेल मिला, जिसमें बड़े ब्लास्ट की धमकी दी गई। अरब सागर से उठती लहरों को देखिए। गेटवे ऑफ इंडिया का यह खूबसूरत नजारा देखिए। ऊंची इमारतों में घिरा एक शहर। यहां जिंदगी ठहरती नहीं, भागती है। और इस भागम भाग में जो रुका, उसकी गाड़ी छूटनी तय है। यह मुंबई है, हमारी आर्थिक राजधानी, जहां तरक्की की इबारतें लिखी जाती हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में बार बार फोन और मेल के जरिए दहशत फैलाने की कोशिश होती है। एक बार फिर ऐसा हुआ है। डिजास्टर मैनेजमेंट कंट्रोल रूम को आया धमकी भरा ईमेल। ईमेल में लिखा था, कभी भी अचानक बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। 3 दिन के अंदर बड़े ब्लास्ट की धमकी मिली। धमाका महाराष्ट्र या देश के किसी अन्य हिस्से में होने की दी गई। मुंबई पुलिस आरोपी की पहचान में जुटी। खाकी को उम्मीद है कि वो जल्द ही आरोपी को शिकंजे में ले लेगी। उधर बेंगलुरु के ग्रामीण इलाके नेल मंगला के पास एक तेल गोदाम में भीषण आग लग गई। इस हादसे में करोड़ों का तेल जलकर खाक हो गया है। आसमान में उठता काला धुआं और ऊंची लपटें ये बताने को काफी है कि हादसा कितना बड़ा था। शेल कंपनी के गोदाम में यह आग बीती रात लगी। यहां पास में एक मंदिर और रिहायशी इलाका भी है। आग की खबर मिलते ही लोगों ने पुलिस और दमकल विभाग को फोन किया। इसके बाद नेलमंगला, पिन्या और यशवंतपुर से दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन आग पर काबू पाना इतना आसान था नहीं। फायर ब्रिगेड की टीम घंटों हालात से जूझती रही। कयास यह है कि हादसे में करीब 30 करोड़ रुपए का तेल खाक हो गया। आग क्यों लगी ये अभी तक साफ नहीं है, लेकिन शुरुआती तौर पर शॉर्ट सर्किट को ही वजह माना जा रहा है। बेंगलोर के बाद खबर आगरा से। आगरा के एक अस्पताल में आग लगने से भारी अफरा तफरी मच गई। और अच्छी बात यह है कि कोई भी शख्स आग की चपेट में नहीं आया और वक्त रहते इस पर काबू पा लिया गया। हरिपर्वत थाना क्षेत्र के पुष्पांजलि अस्पताल में सुबह करीब 6:30 बजे आग लगी। चौथी मंजिल के एक हिस्से में लपटें उठ रही थीं। वहां अफरा तफरी का माहौल दिखा।
लेकिन राहत की बात यह थी कि जिस हिस्से में आग लगी थी वहां कोई मरीज भर्ती नहीं था। एहतियातन NICU और PICU में भर्ती बच्चों को शिफ्ट किया गया। जो धुआं फैला उसकी वजह से हम लोगों ने साथ वाले NICU और PICU जिसमें लगभग 9 बच्चे एडमिट थे, उन सबको हम लोगों ने सुरक्षित जगहों पे शिफ्ट कर दिया अंडर सुपरविजन ऑफ डॉक्टर्स। दमकल विभाग को हादसे की जानकारी दी गई, लेकिन टीम के आने से पहले ही हॉस्पिटल स्टाफ और तीमारदार आग पर काबू पाने में जुट गए और ये कोशिशें कामयाब भी हुईं। अच्छी बात ये रही कि अस्पताल में आग बुझाने के इंतजाम काफ़ी थे और उनका स्टाफ भी मुस्तैद था, नहीं तो अस्पताल में इस तरह की आग कई बार बड़े हादसे का सबब बनती है। और अब बात आवारा आतंक की करते हैं, जहां मध्य प्रदेश के नीमच में आवारा कुत्तों ने एक स्कूली छात्र पर जानलेवा हमला कर दिया। आवारा कुत्तों ने बच्चों को बुरी तरह से नोच डाला। एक बहादुर महिला की वजह से बच्चे की जान बच गई और ये पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। आवारा कुत्तों की ये तस्वीरें रूह कपा देने वाली हैं। नीमच का महावीर नगर, वक्त दोपहर करीब 2 बजे। स्कूल से ये बच्चा घर लौट रहा था। जैसे ही गली में पहुंचा, आवारा कुत्तों ने बच्चे को दबोच लिया। कुत्तों का पूरा झुंड छात्र पर टूट पड़ा। कुत्तों के झुंड ने जैसे ही हमला किया, बच्चा जमीन पर गिर गया। आवारा कुत्तों ने बच्चे को नोचना शुरू कर दिया। बच्चा चीखने चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर एक महिला ने बहादुरी दिखाई, कुत्तों के झुंड को मार भगाया। महिला की दिलेरी देखकर इस घर से एक शख्स डंडा लेकर बाहर निकला और कुत्तों को खदेड़ना शुरू कर दिया। वक्त रहते महिला और इस शख्स ने कुत्तों को खदेड़ दिया, जिससे स्कूल के इस छात्र की जान बच गई। ये पूरी घटना गली में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। उधर आवारा कुत्तों के आतंक से पूरे इलाके में दहशत है। मंगलवार को अचानक देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदल गया है और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई है। भीषण गर्मी से मौसम के बदले मिजाज से लोगों ने राहत की सांस जरूर ली है। तापमान में गिरावट है इस वक्त। पहले हवाओं का चला तेज तूफान, फिर झमाझम बारिश ने चढ़ते पारे को शांत किया है और तापमान नीचे आ गया है। बढ़ती गर्मी से लोग पसीने से परेशान थे, तो मौसम के बदले मिजाज ने चेहरे पर राहत की फुहार ला दी है। तस्वीर हरियाणा के हिसार की है, जब अचानक तेज हवाओं ने लोगों को डरा दिया तो थोड़ी देर बाद झमाझम बारिश शुरू हो गई और इस बारिश के साथ ही हरियाणा के लोगों को गर्मी से राहत मिल गई। दिल्ली NCR के कई हिस्सों से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जब आसमान से गिरी फुहारों ने राहत दी। शहर शहर बदला मौसम का मिजाज। बेंगलुरु में भी हाल कोई दूसरा नहीं है। यहाँ भी मौसम ने मिजाज बदला तो लोगों के चेहरे खिल उठे। सड़कों पर ट्रैफिक से हाल बुरा जरूर हो गया, लेकिन बढ़ती गर्मी ने खूब राहत दी। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भी मौसम ने करवट ली है। पुणे के अलावा राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई है। देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदला बदला सा दिख रहा है। मौसम के बदले मिजाज की वजह से गर्मी में राहत मिली है, तो कहीं गर्मी बरकरार भी है। देश के अलग अलग हिस्सों में कहां कैसा रहेगा मौसम का हाल, चलिए अब आपको जरा इस पर कर देते हैं अपडेट। मौसम विभाग ने दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। उधर दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भी मौसम के अलग अलग रूप देखने को मिल सकते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो इधर पश्चिमी हिस्सों में बारिश की संभावना है, जबकि पूर्वी हिस्सों में लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। राजस्थान की अगर हम बात कर लें तो राजस्थान के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की आशंका जताई गई है। और उधर बिहार में लू का असर बना रहेगा, जबकि हरियाणा के कुछ जिलों में तेज हवाएं चलने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है, हालांकि कुछ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश की उम्मीद जताई गई है। जी चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे, ये हो गई डिटेल्स। लेकिन उधर अगर मुंबई की बात कर ले, मुंबई से सटे कल्याण में बारिश और तूफान के दौरान हुए हादसे में 3 लोगों की जान चली गई है। यह हादसा बीती रात हुआ, इसकी वजह से सड़क पर जबरदस्त जाम भी लग गया। मंगलवार रात की तेज बारिश और तूफान ने 3 जिंदगियां छीन ली।
कल्याणपुर के चिंचपाड़ा क्षेत्र में रात 9 बजे के करीब ये हादसा हुआ। तेज हवाओं के असर से एक पेड़ चलते ऑटो पर गिर गया। हादसे में पीछे बैठी महिला और पुरुष के साथ ऑटो चालक की भी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की जगह पर अफरा तफरी का माहौल था। जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजना भी चुनौती थी। स्थानीय लोग मदद के लिए आगे आए, फिर काफी कोशिशों के बाद पेड़ हटाया गया। इसके बाद इस सड़क पर आवाजाही सामान्य हुई। और अब खबर महाराष्ट्र के वाशिम से, जहां दो गुटों के बीच झगड़े के बाद मामला और ज्यादा हिंसक हो गया। सोमवार रात कुछ असामाजिक तत्वों ने इलाके में जमकर पत्थरबाजी की। हालात इससे खराब हो गए। महाराष्ट्र के वाशिम का बवाली कौन है जिसने रात के अंधेरे में कोहराम मचा दिया? कौन है जिसने पूरे इलाके में खौफ भर दिया? यह वीडियो सोमवार रात की है, जब मौके पर भारी संख्या में हुड़दंगियों की मौजूदगी है। रात करीब 11 बजे हुड़दंगियों ने कई गाड़ियों को निशाना बनाया, तो कई दोपहिया गाड़ियों में भी तोड़फोड़ कर दी। पूरा बवाल सीसीटीवी में कैद हो गया। इस बवाल के बाद इलाके में बड़ी संख्या में बाइक सवार सड़कों पर तेज रफ्तार में दौड़ने लगे, जिसके बाद पुलिस को उनका पीछा करना पड़ा। इस हिंसक वारदात में कई लोग जख्मी हो गए। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस बवालियों की पहचान में जुटी हुई है। वारदात का असर मंगलवार को भी देखा जा रहा है। शहर में ज्यादातर दुकानें खुली नहीं है। पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है। 4 से ज्यादा लोगों को एक जगह पर इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा है। देखिए, इसी बीच अलग अलग राज्यों में लगातार भाषा से जुड़े विवाद भी सामने आ रहे हैं। इसमें कई बार सियासी दल उलझते हैं और कई बार आम लोग भी। ताजा मामला मुंबई का है, जहां भांडुप इलाके में पिज्जा डिलीवरी बॉय को कस्टमर ने सिर्फ पैसा इसलिए देने से इनकार कर दिया क्योंकि उसे मराठी भाषा नहीं आती। रिपोर्ट देखिए। कौन बोला इसे? हमारा येत नहीं हिंदी नहीं आता तो फिर नहीं ऑर्डर करने का ना। आता तो पैसे दे दो। हाँ, नहीं देने का ना पैसा। हाँ ठीक है ठीक है। सुना आपने भाषा का ये झगड़ा। इस जोड़े ने ऑनलाइन पिज्जा ऑर्डर किया था। डिलीवरी बॉय उनके घर पहुंचा तो ये अड़ गए कि बिल तभी पे करेंगे जब वो मराठी में बात करेगा। पीड़ित को धमकी भी दी गई। हाँ किसको भी करो, मैं जब आता नहीं मैम जबरदस्ती मराठी बोलने का। हाँ बोलो ना। मेरा वीडियो नहीं निकालना। क्यों? मैं तुम्हारा निकाल सकती हूँ। बट क्यों? ये जबरदस्ती है। तू मेरा वीडियो मत निकाल, मैं तुम्हारा वीडियो निकालूंगी। ये कौन सा जबरदस्ती है? सवाल सिर्फ एक है कि क्या किसी राज्य की स्थानीय भाषा ना जानना गुनाह है? क्यों? बट क्यों? अगली खबर राजस्थान से। राजस्थान के झुंझुनू से आज एक कलेजा कपाने वाली खबर आई है। यहाँ एक महिला टीचर ने ट्रेन के सामने कूदकर खुदकुशी कर दी। सीसीटीवी कैमरे में खौफनाक मंजर कैद हो गया। सुसाइड कानूनी अपराध है और ये किसी समस्या का समाधान नहीं है। सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर ये तस्वीर है। थोड़ी धुंधली है लेकिन दिल दहलाने वाली है। रेलवे ट्रैक के करीब 2 लोग दिख रहे हैं। एक महिला पेड़ के बगल में खड़ी है, दूसरा शख्स उसकी तरफ बढ़ रहा है। अगले चंद सेकंड्स में ऐसा कुछ होने वाला है जिसे देखने के बाद किसी का भी कलेजा कांप जाए। ट्रैक खाली पड़ा है। पेड़ के पास खड़ी महिला ट्रैक की तरफ बढ़ती है। उसे ट्रेन आने का इंतजार है। जैसे ही ट्रेन पेड़ के करीब पहुंची, महिला ट्रैक पर कूद गई। इसके आगे क्या हुआ, तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते हम आपको ये तस्वीरें साफ साफ नहीं दिखा सकते। जिस महिला ने ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी की, वो महिला शिक्षक थी। लाइव सुसाइड की यह खौफनाक दास्तान सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पुलिस जांच में जुटी है। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि महिला ने खुदकुशी जैसा कदम क्यों उठाया। इधर हरियाणा के गुरुग्राम में आज भीषण अग्निकांड हुआ। सब्जी मंडी की एक दुकान में भीषण आग लग गई।
आग इतनी भयंकर थी कि पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। दमकल की गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ऐसा इसलिए क्योंकि आग का ये तांडव बता रहा है इसे कंट्रोल करना कितना मुश्किल था। तस्वीरें दिल्ली से सटे गुरुग्राम से आई। गुरुग्राम के सब्जी मंडी के इस दुकान में भीषण आग लगी। शोले ऐसे धधके के इलाके में हड़कंप मच गया। आग दुकान के पहले तल्ले पर लगी। लपटें इतनी भयंकर थी मानो तंदूर धधक रहा हो। दुकान आग की गोली जैसे लग रही थी। नीचे दुकानें और ऊपर भयंकर आग। अगल बगल की दुकानें किसी भी वक्त आग की जद में आ सकती थी। आनन फानन में फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। दुकान से निकलती आग की लपटों को कंट्रोल करने की जद्दोजहद शुरू हुई। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग बुझ गई, लेकिन सब्जी मंडी की ये दुकान जलकर राख हो गई। गनीमत ये रही कि इस भीषण अग्निकांड में किसी की जान नहीं गई। सीबीएसई की 12वीं के नतीजे घोषित हो गए। एक बार फिर से लड़कियों ने साबित कर दिया कि वो लड़कों से 2 कदम आगे हैं। तो सीबीएसई की 10वीं की बोर्ड परीक्षा के नतीजे भी आ गए और यहां भी लड़कियों ने बाजी मारी। पिछले काफी समय से 12वीं की परीक्षा देने वाले छात्रों को नतीजों का इंतजार था, लेकिन मंगलवार को इंतजार खत्म हो गया। सीबीएसई ने 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा में 88% से ज्यादा बच्चे पास हो गए। पिछले साल भी बोर्ड ने 13 मई को रिजल्ट जारी किया था। 12वीं के रिजल्ट में जेंडर वाइज पास प्रतिशत की बात करें तो इस साल लड़कियों का पास प्रतिशत 91.64 रहा है, वहीं लड़कों का 85.70 और ट्रांसजेंडर का पास प्रतिशत 100% रहा है। लड़कियों का पास प्रतिशत लड़कों के मुकाबले 5.94% बेहतर है। 12वीं के तुरंत बाद सीबीएसई ने 10वीं का भी रिजल्ट आउट कर दिया। इस बार का रिजल्ट 93.66% रहा है। पिछली बार का रिजल्ट 93.60% था, यानी इस बार 10वीं के रिजल्ट में 0.06% की बढ़ोतरी हुई है। 10वीं की परीक्षा में भी लड़कियां लड़कों से आगे रही हैं।